हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, फिगर स्पीच क्या होते हैं, और एक ही वीडियो में जितने भी फिगर स्पीच होते हैं सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। बट इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप जरा ध्यान से इसे समझ ले। आने वाले कुछ 3-4 लेक्चर्स में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें को प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको लिटरेचर का पूरा नज़रिया ही बदल देगा। इससे पहले आप लिटरेचर को उस तरह से नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप इस 3-4 लेक्चर को ध्यान से समझ के उसको आपको याद कर लेना है, आप चाहे कुछ भी करें उसे आपको याद करना ही है, और उसके बाद आपका जो समझ बनेगा लिटरेचर में वो एक बहुत ही डीप समझ बनेगा। आप लिटरेचर को पहले से 10 गुना 20 गुना बेहतर समझ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर स्पीच क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, फिगर स्पीच जो होता है, द वर्ड विच इज यूज टू मेक लैंग्वेज मच मोर इफेक्टिव। फिगर स्पीच एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं आप लोग किसी भी लैंग्वेज को अधिक से अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। नॉर्मल जो सेंटेंस बोला जाता है वो सुनने में नॉर्मल ही लगता है, लेकिन फिगर स्पीच का यूज करके जब आप लिटरेचर को लिखते हैं तो आपका लिटरेचर बहुत ही बेहतर लगता है देखने में, सुनने में। यानी लिटरेरी डिवाइसेस कुछ ऐसा टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके आप अपने लिटरेचर को मेमोरेबल, ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो उसी तरह के हम लोग फिगर स्पीच को आज पढ़ने वाले। ऑलमोस्ट 20 फिगर स्पीच को मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, और इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, सारा फिगर स्पीच एक बार में खत्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला फिगर स्पीच से, जिसका नाम है सिमिली। सिमिली दरअसल जब आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं और एज या लाइक जैसे शब्दों का यूज करते हुए आप कंपेयर करते हैं तो इस टाइप के कंपैरिजन को सिमिली कहा जाता है। ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच। आप एग्जाम्पल से इसे समझे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, ही इज़ लाइक अ स्पेयर इन माई वे, कि वो मेरे रास्ते में कांटे जैसा है। अब देखिए, वो एक लड़का है और कांटा जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे दो अलग अलग थिंग, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा जो कि बिल्कुल ही अलग है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन लाइक का यूज करते हुए कह रहे हैं कि वो मेरे रास्ते में कांटे जैसा है। ही इज लाइक अ स्पेयर इन माई वे। तो जहाँ भी आपको लाइक दिख जाए या एज दिख जाए आप उसे पहचान लीजिए सिमिली है। तो जैसे ही आप कहीं भी एज या लाइक लिखा हुआ देखें आप समझ जाए वो सिमिली है। मैं बता दूं आपको कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां लिटरेचर से क्वेश्चन आता है तो फिगर स्पीच से नहीं आता है। हर हाल में आएगा। सिमिली, मेटाफर, इलिस्ट्रेशन, एसोनिम भरा पड़ा है क्वेश्चन इन सभी का। तो आपको सिर्फ देखना एज या लाइक और कह देना सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लाइक अ मून, आप चांद जैसा हो। तो चांद जैसा हो यहाँ लाइक का यूज करते हुए मैं बता रहा हूं, इसलिए ये क्या है, सिमिली है। उसी तरह से ही इज लाइक अ जेम इन हिज फैमिली, कि वो अपने परिवार में एक रत्न जैसा है। तो रत्न जैसा है, लाइक अ जेम, तो ये क्या है, सिमिली है। हिज कंडक्ट इज लाइक अ वाटर, तो उनका जो व्यवहार है वो पानी जैसा है, तो लाइक का यूज कर रहे हैं। अगला एग्जांपल है, लाइफ इज लाइक अ बाइसाइकिल, कि जिंदगी तो एक साइकिल की तरह है। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, अगर आपको अपना बैलेंस बना के रखना है तो आपको जो है लगातार मूव करते रहना है। अगला है, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, यहाँ देखिए एज का यूज किया जा रहा कि वो उतना बहादुर है जितना शेर, यानी वो शेर जितना बहादुर है। तो जहां भी एज दिख ले आप वहां समझ जाए सिमिली है। इट इज एज कोल्ड एज आइस, ये इतना ठंडा है जैसे कि बर्फ, यानी ये बर्फ जितना ठंडा है। उसी तरह से हम लोग अगला फिगर स्पीच को देखते हैं जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन है दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट के बीच, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो लाइक या एज जैसे शब्दों को यूज किए बिना। सिमिली और मेटाफर में बस यही अंतर है, हालांकि दोनों जगह दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन सिमिली में एज या लाइक का यूज करके कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, एज या लाइक जैसे शब्दों का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि कैमल जो है जहाज होता है, ये नहीं कह रहे जहाज जैसा होता है। कैमल इज लाइक अ शिप कह देते तो वो हो जाता सिमिली, बट डायरेक्ट बोल रहे हैं कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि मेटाफर जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। उसी तरह से अगला है, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, कि मुंबई जो है वो इंडिया का लंदन है। यहाँ मैं लंदन जैसा नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लंदन बोल रहा हूँ। उसी तरह से कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, कि कालिदास जो है वो संस्कृत लिटरेचर का शेक्सपियर कहा जाता है। उसी तरह से यू आर अ मून, तुम चांद जैसे नहीं बल्कि चांद हो। उसी तरह से सरदार पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल जो है भारत का लौह पुरुष है। और ही इज अ लायन, वो एक शेर है। ये सभी जो एग्जाम्पल्स है ये सब मेटाफर का एग्जाम्पल है।
तो अगला लिटरेरी डिवाइस पे हम लोग आते हैं जिसका नाम है एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन जो है वो रिपीटेशन है इनिशियल साउंड का, जो शुरू में शुरुआती साउंड है उसका रिपीटेशन है, बट ये जो साउंड है ये नेबरिंग होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। यानी कि एक साउंड यहाँ पे रिपीट कर रहा और एक साउंड जो है बहुत सारे वर्ड के बाद रिपीट कर रहा, लगातार हो ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम्पल आप देखिए एलिट्रेशन का, तो सी सेल एट द सी शोर, तो ये जो एग्जांपल है इसमें जो शब्द है श श श ये बार बार रिपीट कर रहा है और ये इनिशियल साउंड में रिपीट कर रहा है, यानी शब्द के शुरुआत में रिपीट कर रहा है। उसी टाइप से अगला एग्जांपल है स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस। यहाँ पे आप देखेंगे जो सॉ साउंड है वो रिपीट कर रहा। उसी तरह से लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, यहाँ पे आर आप देखेंगे रिपीटेशन ऑफ र, आर साउंड रिपीट कर रहा है। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कोई ऐसा साउंड हो जो बार बार रिपीट कर रहा हो और वो इनिशियल साउंड हो, तो आप समझ जाए वो एलिट्रेशन है। अगला हम लोग पढ़ेंगे एजोनेंस। एजोनेंस भी रिपीटेशन है, लेकिन ये वाउल साउंड का रिपीटेशन है। देखिए एलिट्रेशन में भी वाउल साउंड का रिपीटेशन होता है, बट ये शुरू में होना चाहिए। एजोनेंस में क्या होता है कि आपको यूजुअली ये बीच में देखने को मिलेगा ये रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल आप देखिए ब्राइट नाइट लाइट, ये जो एग्जांपल है इसमें आई साउंड रिपीट कर रहा लेकिन ये बीच में है। उसी तरह से कोल्ड गोल्ड, ओ जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा बट ये बीच में है। उसी तरह से डीप स्लीप, ये देखिए बड़ी ई का जो साउंड है वो रिपीट कर रहा बट ये बीच में है। तो अगर इनिशियल साउंड रिपीट करे तो आप उसे एलिट्रेशन कहेंगे, और अगर आपका बीच में कोई वाउल साउंड रिपीट करे तो आप इसे एजोनेंस कहेंगे। अगला फिगर स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसका यूज करते हैं किसी भी चीज को एग्जाजरेट करने के लिए, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए, इसे अतिशयोक्ति भी कहते हैं। और आप देखोगे जैसे कि आप मेटाफिजिकल पोएट्स को ले लो, जॉन डोन को ले लो, इनके पोएम्स को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हाइपरबोल का यूज मिलेगा। तो पोएट्स अक्सर हाइपरबोल का यूज करता है ताकि कोई भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के वो दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ था कि मैं पूरे साल सो सकता था। तो पूरे साल कोई इतना भी नहीं थक जाता है कि पूरे साल सो जाए, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बातें किया जाता है। सी इज ओल्डर देन माउंटेन, वो कितनी बड़ी है, वो पर्वतों से भी ज़्यादा बड़ी है, पुरानी है, ऐसा। तो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि उसका उम्र जो है वो पर्वतों से ज़्यादा हो, पर्वत बहुत ज़्यादा उम्र का होता है। उसी तरह से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। एक घोड़ा, पूरा घोड़ा, कोई इतना भूखा कैसे हो सकता है कि वो पूरा घोड़ा खा ले। यहाँ पे जो है हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा के बातें किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग फिगर स्पीच पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसके अंदर दो अपोजिट आइडियाज़ को रखा जाता है, और ये जो आइडियाज़ है ये खुद में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है। जैसे आप देखेंगे दो यहाँ पे वर्ड रहेगा जो कि एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, खास करके एडजेक्टिव होता है। जैसे डार्क लाइट, डार्क भी है लाइट भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप देखिए डार्क लाइट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लिविंग डेड, लिविंग डेड जीता हुआ मरा हुआ। बिटर स्वीट, मतलब कड़वा भी है स्वीट भी है, तो कोई चीज़ या तो कड़वा होगा या स्वीट होगा। लेकिन ये इस टाइप की चीज़ों को दिखलाता है ऑक्सीमोरोन, जो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टी हो, एकदम अपोजिट हो। तो दो अपोजिट आइडियाज़ जब एक साथ रखा जाता है तो उसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। इसी टाइप का एक और फिगर स्पीच आगे मिलेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 7 में हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक्चुअली एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें आप लोग जो है एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर लिविंग बीइंग वाले गुणों को ऐड कर देते हैं। आप एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग जैसा ट्रीट करते हैं, वही पर्सोनिफिकेशन। इट इज द फिगर स्पीच इन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी एनिमल ऑब्जेक्ट, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, एनिमल में आप ह्यूमन वाले गुण को डाल देते हैं, वही पर्सोनिफिकेशन है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल है द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग एट मी, भाग्य मुझ पे मुस्कुरा रहा। अब देखिए फॉर्च्यून कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो मुस्कुरा कैसे सकता है? बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंसानों वाले गुण डालने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से द सन वाज एंग्री एट अस, सूर्य जो है हम लोगों के ऊपर गुस्सा था। तो सूर्य गुस्सा कैसे हो सकता है? वो तो नॉन लिविंग है। फिर भी हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि उसमें इंसानों वाला गुण, देखिए गुस्सा करना, मुस्कुराना, ये सब इंसानों वाला गुण है। उसी तरह से माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो मेरा अलार्म क्लॉक है वो मुझ पर चिल्लाता है। अब अलार्म क्लॉक तो चिल्लाता नहीं है, फिर भी हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे जिसका नाम है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया दरअसल एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें ये जिस तरह का साउंड करता है हम लोग उसे उसी तरह से पढ़ते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो जिस तरह का साउंड अपने अंदर से प्रोड्यूस करेगा
हम उसे वैसा ही नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जब घड़ी चलता है तो उसके अंदर से आवाज़ आता है टिक टिक टिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टिक टिक का क्या मतलब है तो आप शायद इसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप टिक टिक सुनकर ये समझ सकते हैं कि ये घड़ी की आवाज़ होगा। कहीं मान लीजिए गोली चलता है, फायर होता है, तो उसका जो आवाज़ होता है, या बम फूटता है उसका जो आवाज़ होता है बूम, उस तरह से जो आवाज़ होता है उसका वही नाम होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखें, टिक टिक टिक, बूम, बज, जिप, स्नैप, पॉप, हिस, गरगल, ठीक है, कुकू कुकू, इस टाइप से जो आवाज़ होता है इन सब का सेम वैसा ही पढ़ा जाता है जैसा कि ये साउंड करता है। इन शॉर्ट जिस फिगर स्पीच से आवाज़ आए आप उसे एनोमीटोपिया कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी इज व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट विच इज लिटरली कन्वेड। यानी कि आपसे जो कहा जा रहा है एक्चुअली में उसका मीनिंग उसका उल्टा हो, यानी कहा कुछ जा रहा है और मीनिंग उसका जस्ट अपोजिट हो जाए, वही आयरनी है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हर तरफ पानी ही पानी है और पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे आप समझे ये आयरनी है, एक तरह का विडम्बना है। विडम्बना में आपको हंसी भी आता है, मतलब जो कहा जा रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप देखोगे कि समुद्र में तो पानी ही पानी होता है, बट आप समुद्र के पानी को पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा होता है। सॉल्टी वाटर आप पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सोडियम होता है जो आपके शरीर के पानी को और तेजी से सुखा देता है। तो यहाँ पे आयरनी ये है कि हर तरफ पानी है बट आप पानी पी नहीं सकते। उसी तरह से मैं आपको एक बात बताता हूँ, एरिस्टोटल उनका एक गुरु था जिनका नाम था सोक्रेट। सोक्रेट को कहा जाता है फादर ऑफ फिलोसफी, हालांकि वो आज तक कोई भी फिलोसफिकल वर्क नहीं लिखा था, फिर भी उसे फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। तो इसे आयरनी कहते हैं। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कंजोनेंस। कंजोनेंस एजोनेंस के तरह ही है। एजोनेंस में क्या हो रहा था कि वाउल साउंड रिपीट कर रहा था, बट कंजोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है, और खास करके जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है ये वर्ड के लास्ट में रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए टी साउंड का रिपीटेशन है, बोस्ट इनटू द पास्ट, यहाँ पे आप अंत में टी साउंड देखेंगे उसका रिपीटेशन है। उसी तरह से कूल शाउल, इसमें एल साउंड का रिपीटेशन है। तो जब लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो जाए उसे ही आप कंजोनेंस कहते हैं। आप ध्यान से थोड़ा समझ ले, एलिट्रेशन क्या था? एलिट्रेशन में आप चाहे कॉन्सोनेंट हो वाउल हो, वो अगर शुरू में रिपीट कर रहा हो तो वो एलिट्रेशन था, लेकिन अगर कोई वाउल साउंड रिपीट कर रहा बीच में मिडिल में तो आप उसको एजोनेंस कहेंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है वर्ड के लास्ट में तो आप उसको कंजोनेंस कहेंगे। उसी तरह से एक होता है 11 में हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? जब आप किसी सेंटेंस या फ्रेज में किसी वर्ड पे जोर डालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें आप उस वर्ड को बार बार दोहराते हैं। जैसे आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, उस पोएम के अंदर आपको एक कोई ऐसा वर्ड है, खास वर्ड जो बार बार रिपीट करता है, या आप कोई गाना सुनते हैं उसके अंदर भी कोई ऐसा उसमें वर्ड होता है या लाइन होता है जो आपको बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे टी.एस. एलियट का एक पोएम है जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इस पोएम में जो टी.एस. एलियट है वो मैकेविटी पे बहुत ज़्यादा जोर डालना चाहता है, इसलिए वो बार बार अपने पोएम में रिपीट करता है मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, और ये लाइन पूरे पोएम में रिपीट किया गया, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखें, आई वॉज ग्लैड सो वेरी वेरी ग्लैड। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए जो ग्लैड वर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसी तरह से हाफ अ लीग हाफ अ लीग हाफ अ लीग, ये वर्ड बार बार रिपीट किया जा रहा है। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी पोएम के अंदर, किसी स्टेंजा के अंदर एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हो तब आप उसे रिपीटेशन कहेंगे। अगला है एंजेबमेंट। एंजेबमेंट एक्चुअली एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसको आप पोएम में बहुत ज़्यादा देखोगे। ये क्या है? इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ अ पोएट्री टू द नेक्स्ट। यानी जब आप पोएम पढ़ रहे होगे तो उसमें कोई सेंटेंस होगा जो कि सेंटेंस पूरा नहीं होगा लेकिन लाइन खत्म हो जाएगा, तो वो सेंटेंस खुद को अगले लाइन में रिपीट करेगा। यानी सेंटेंस एक प्रॉपर खत्म होता है तो लाइन खत्म होना चाहिए, बट लाइन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में वही सेंटेंस रिपीट करेगा। आप यहाँ पे एग्जांपल समझे, ये पोएम आपको पढ़ना भी है, द लोटस से ये लाइन लिया गया है, लव केम टू फ्लोरा, कि एक बार जो लव है वो फूलों की जो देवी है फ्लोरा उसके पास आती है। आस्किंग फॉर फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, वो उसे एक ऐसा फूल मांगती है जो कि अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो। अनडिस्प्यूटेड का अर्थ होता है जिसमें कोई विवाद ना हो, यानी सभी लोग उसको रानी माने, ऐसा आप मुझे एक फूल दे। आप यहाँ पे गौर करेंगे कि जो लाइन है वो फ्लावर पे खत्म हो गया, बट सेंटेंस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, सेंटेंस क्वीन तक चलता है। अच्छा, पोएम के अंदर हमें कैसे समझ में आएगा
कि लाइन खत्म हो गया बट सेंटेंस नहीं खत्म हुआ और ये सेंटेंस जो अगले लाइन में भी रिपीट हो रहा। देखिए अगर लाइन खत्म होने के बाद वहां पे कोई फुल स्टॉप दिया रहता, कोई कॉमा वगैरह दिया हुआ रहता तो समझ में आता। यहाँ पे लाइन खत्म हो जाएगा सिंपली, कोई फुल स्टॉप कॉमा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब अगला लाइन स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वो लाइन खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये इसका पहचान है। तो आपको इस पूरे लाइन में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखे द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, तो बीन यहाँ पे है बट कोई यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा नहीं है। अगला लाइन जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा, राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, यहाँ पे ऑनर पे जाके सेंटेंस पूरा हो रहा। तो ये चीज आप देखेंगे एंजॉयमेंट, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इमेजरी। इमेजरी एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसको जैसे ही आपके सामने बोला जाएगा, कोई ऐसा पोएम है मान लीजिए, वो जैसे ही बोला जाएगा आपके सामने वो उसका इमेज आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहें तो इमेजरी का अर्थ है जिसे पढ़कर आपके मन में कुछ इमेज आता हो। ऑथर इसका यूज इसलिए करता है ताकि रीडर के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके, कुछ डीप मीनिंग वो दे सके। फॉर एग्जाम्पल द ग्रास वॉज ग्रीन एंड द फ्लावर्स वर रेड, ये जब लाइन आप पढ़ते हैं तो आपके नज़रों के सामने एक मैदान आता है जो कि घास से, हरे हरे घास से भरा हुआ है, उसमें फूल खिला हुआ है लाल लाल। तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं या सेंटेंस होते हैं उसको इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट है पन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पन क्या होता है? पन एक्चुअली एक ऐसा फ्रेज होता है या कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका डबल मीनिंग आ रहा हो, दो मीनिंग आएगा, मतलब यहाँ पे वर्ड सेम रहेगा, मीनिंग डिफरेंट रहेगा और आपको इसके यूज से थोड़ा फन भी लगेगा। पन साउंड्स लाइक फन, थोड़ा हंसी लगेगा, मतलब इसमें डबल मीनिंग निकलता है जिसके कारण आप कुछ और समझ सकते हैं। आप एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पे एग्जाम्पल है बाईसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड, कि कोई साइकिल है ये खुद से खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये टू टायर्ड है। अब यहाँ पे देखिए टू टायर्ड, आप जब लिखा हुआ देखेंगे TWO टू टायर्ड, तो यहाँ मतलब वो दो चक्के वाला, लेकिन आप जब इसके साउंड को सुनते टू टायर्ड मतलब TOO2, इसका मतलब होता है अधिक थका होना। टू टायर्ड का अर्थ होता है बहुत थका हुआ होना। तो जो लिखा हुआ है वो ये है कि क्योंकि साइकिल में दो चक्का होता है इसलिए खुद से खड़ा नहीं हो सकता है। फोर व्हीलर आराम से खड़ा हो सकता है, उसमें बैलेंस बनता है, टू व्हीलर में वो बैलेंस नहीं बनता है। लेकिन हमें सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि साइकिल बहुत ज्यादा थक गया है इसलिए वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता, टू टायर्ड। उसी तरह से ग्रामर लवर्स हैव लॉट्स ऑफ कॉमा सेंस, कहने का मतलब ये है कि ग्रामर जो जिसे बहुत पसंद है उसे पता है कि कॉमा कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, बट ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि लॉट्स ऑफ कॉमन सेंस, कि बहुत ज़्यादा उसके पास कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस नहीं, यहाँ पे कॉमा सेंस है। तो एक ऐसा वर्ड जिसका जो साउंड हो वो सेम हो बट मीनिंग अलग हो, इसे ही पन कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा सुनने में हंसी भी आएगा क्योंकि ये डबल मीनिंग बातें हैं। उसी तरह से व्हाट डू यू कॉल अ नाइट हु इज अफ्रेड टू फाइट, तो यहाँ पे आपको नाइट का स्पेलिंग देखिए आप, नाइट KNIGHT वाला नाइट है, यानी ये रात वाला नाइट नहीं है। नाइट जैसे आज आप कर्नल जानते हैं, जैसे कैप्टन जानते हैं, वैसे ही राजा के टाइम पे, एक टाइम पे था सिविलरी का टाइम, उस टाइम पे नाइट हुआ करता था जो कि अपने हीरोइज्म के लिए, वीरता के लिए जाना जाता था। लेकिन आप यहाँ पे उस नाइट को क्या कहोगे जो फाइट करने से डरता है। यहाँ पे नाइट जो है उसी के लिए बताया जा रहा है, रात के लिए नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस किसे कहते हैं? व्हेन टू जस्ट अपोज आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर, यहाँ पे दो आइडिया है जो एक दूसरे का उल्टा है या विरोधाभासी है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, उसे रखा जाता है। देखिए एंटीथेसिस ऑक्सीमोरोन से कैसे अलग है? ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें एक ही फ्रेज के अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया या अपोजिट वर्ड को रखा जाता है। लेकिन एंटीथेसिस में क्या होता है, दो अलग अलग फ्रेज होता है जिसको सेमी कॉलम से, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो आप दोनों में अंतर समझ गए कि एंटीथेसिस में दो अलग अलग सेंटेंस होगा या फ्रेज होगा जिसको कॉमा या सेमी कॉलन से अलग करेंगे, और यहाँ पे दोनों सेंटेंस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे या जस्ट अपोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यहाँ दो फ्रेज है जो कि कॉमा से सेपरेट किया गया, और पहले में बोल रहा कि आप बेस्ट के लिए उम्मीद करो लेकिन आप वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहो। तो बेस्ट के लिए उम्मीद करो, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो, दोनों ही अलग बातें हैं। अगला है कीप योर माउथ क्लोज एंड योर आईज ओपन, अपने मुंह को बंद रखो, आंखों को खुली रखो। तो यहाँ पे इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे एंटीथेसिस कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को आप और भी बेहतर समझोगे जब मैं आपको पोएम के अंदर इसको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी इसी एंटीथेसिस के तरह ही होता है, बट इसमें यह है कि ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यानी खुद से ही खुद के बातों को ये काट देगा और इसमें कुछ मिलेगा। एग्जाम्पल से आप समझे, सी इज वरीड बिकॉज द मोर सी स्लीप द मोर टायर्ड सी फील्स।
तो यहाँ पे वो चिंतित है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सोती है उतना ही ज़्यादा वो थका हुआ महसूस करती है। अब यहाँ पे पैराडॉक्स ये कि कोई अगर सोए तो वो थकेगा कैसे, बट कुछ हद तक सच्चाई भी है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोते हो तो थकावट महसूस होता है। यानी बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट इसमें कुछ हद तक सच्चाई होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझे, जैसे कि शादी के टाइम पे अब क्या होता है कि शॉपिंग के टाइम पे दुल्हन की जो माँ है वो अपने बेटी को बार बार याद दिला रही होती है कि लेस इज मोर, कि कम ही ज़्यादा है। अब कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, बट आप देखोगे कुछ हद तक इसमें सच्चाई हो सकता है कि कम ज़्यादा का ये मतलब है कि आप जितना सिंपल ड्रेस पहनोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर ये देखने में लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टेटमेंट। एक हम लोग पढ़े थे हाइपरबल, उसमें क्या होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन अंडरस्टेटमेंट में क्या होता है चीज़ों को कम करके बताया जाता है। जैसे लड़कों के अंदर एक खासियत होता है कि अगर उसे बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाए, उसके शरीर पे कोई बहुत बड़ा निशान आ जाए, ठीक है, या कट जाए, फिर भी वो बोलेगा अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा सा स्क्रैच है, इट इज़ ओनली स्मॉल स्क्रैच। तो इसे हम लोग कहते हैं अंडरस्टेटमेंट, जिसमें जो जितना होता है उससे कम दिखाने का कोशिश किया जाता है। जबकि हाइपरबल हम लोग पढ़े हैं जिसमें जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा दिखाने का कोशिश किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को जब संबोधित करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को एड्रेस करते हैं जो कि हमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, या वो मर गया है, या कोई ऐसा नॉन लिविंग थिंग है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो वो हमें रिस्पॉन्स पलट के नहीं देगा। वॉल्टर डिलामेयर का एक पोएम है एन एपिटाफ, उसके अंदर उनकी जो प्रेमिका है जब वो मर जाती है उनके कब्र पे वो जाके उनको याद करते हैं, लेमेंट करते हैं, उस पर शोक मनाते हैं। हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। बट क्या वो रिस्पॉन्स कर सकती थी वो महिला, क्योंकि वो मर गई? नहीं। इस टाइप के चीज़ों को एपोस्ट्रोफी कहते हैं। वॉल्टर डिलामेयर का ही एक और पोएम है जो कि यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के मर जाने पे उसके ऑनर में एक इलेजी लिखा गया था, मैं उसे पढ़ता हूँ। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर fearful ट्रिप इज डन, द शिप रिथेड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वन। यहाँ पे वॉल्टर डिलामेयर जो है अब्राहम लिंकन को कैप्टन बुला रहा है, तो क्या यहाँ पे अब्राहम लिंकन उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एक्चुअली एक ऐसा फिगर स्पीच है जो कि यूज किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को एड्रेस करने के लिए जो कि मर चुका है, यानी कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, या किसी ऐसे नॉन लिविंग थिंग या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी या आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हर मामले में रिस्पॉन्स नहीं आएगा एपोस्ट्रोफी के अंदर। उसी तरह से एक और लाइन है रोमियो एंड जूलियट से लिया गया, जो कि एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का। वो लाइन है, ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। ये जो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो है, इसका मतलब है वेयर आर यू रोमियो। तो पहले जो इंग्लिश हुआ करता था ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश के टाइम पे, उस टाइम पे दाऊ हुआ करता था, आज वो दाऊ यू बन गया है। पहले आर्ट होता था, आज वो आर बन गया है, ठीक है। तो दाऊ आर्ट का मतलब हो गया यू आर। तो ये लाइन रोमियो एंड जूलियट से लिया गया, जहां जो जूलियट है वो बालकनी में खड़ी है और वो याद कर रही है अपने रोमियो को कि तुम कब आओगे। और क्या यहाँ पे रोमियो जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है? नहीं, क्योंकि रोमियो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी एक तरह का एपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेफरेन। रेफरेन क्या होता है? रेफरेन एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है टू रिपीट, यानी रिपीट करना। जब किसी पोएम में या किसी सॉन्ग में किसी ग्रुप ऑफ लाइन या वर्ड को रेगुलर इंटरवल पे बार बार रिपीट किया जाता है, और खास करके जो रिपीटेशन होता है स्टेंजा के अंत में, पोएम के अंत में, या फिर गाना के अंत में, या फिर पूरा का पूरा कोई लाइन ही रिपीट कर रहा हो, जैसे द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिपीटेशन जो है वो पूरे एक लाइन का है, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इस टाइप के रिपीटेशन को ही हम लोग रेफरेन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी दरअसल कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका कि दो अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल से समझे, ही गेव हर कैट फूड। आप इसका अर्थ क्या निकालोगे? डिड ही गिव फूड टू हर कैट? क्या उसने अपने कैट को फूड दिया? और डिड ही गिव हर सम कैट फूड, या उसने उसके बिल्ली को खाना दिया? उसने अपने बिल्ली को खाना दिया या उसने उसके बिल्ली को खाना दिया? यहाँ पे दो अलग अलग मीनिंग निकल सकता है, इसे ही एम्बिग्विटी कहते हैं। आप एक सिचुएशन से समझे, जैसे कि व्हेन इट इज अनाउंस दैट अनदर बेबी इज ऑन द वे, कि जब ये घोषणा होता है कि घर में दूसरा बच्चा आने वाला है, तो फादर का ये रिमार्क होता है दैट कुड क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। उसका बाप कहता है कि इससे कोई समस्या हो सकता है। यहाँ पे उसके बाप का जो समस्या कहने का मतलब था वो
पैसे से था, आर्थिक समस्या से था। लेकिन उसका जो दूसरा बेटा है वो कहता है यस डैड, आई डोंट वांट टू शेयर माय रूम्स एंड टॉयज विद एनीबॉडी, कि मैं अपने कमरे को किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने खिलौनों को किसी को नहीं दूंगा। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है कि कोई बच्चा आने वाला है, और यहाँ पे दोनों का जो अर्थ है समस्या का, बाप के लिए पैसे की समस्या है, बट उनके बच्चे को लग रहा है कि यहाँ पे वो ये कह रहा है समस्या ये है कि मुझे अपना रूम शेयर करना पड़ेगा, अपने खिलौनों को देना पड़ेगा, ये समस्या है। तो एक ही चीज का यहाँ पे दो अलग अलग अर्थ है, समस्या शब्द का यहाँ दो अलग अलग अर्थ है, इसे ही हम लोग एम्बिग्विटी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एपोनोलिप्सिस। एपोनोलिप्सिस क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में दो क्लाउज हो तो पहला क्लाउज जिस वर्ड के साथ स्टार्ट हुआ है दूसरा क्लाउज उसी वर्ड के साथ समाप्त होगा, या फिर जिस वर्ड के साथ सेंटेंस शुरू हुआ है उसी वर्ड से वो सेंटेंस समाप्त भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, द क्वीन इज डेड, लॉन्ग लिव द क्वीन। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्वीन से ही शुरू होता है और क्वीन से ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एपिस्ट्रोफी। देखिए एपोस्ट्रोफी हम लोग पढ़ चुके हैं। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि जब किसी को एड्रेस किया जाता है तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करता, यानी वो या तो मर चुका है या नॉन लिविंग है वो, या तो यहाँ पे नहीं है, वो एपोस्ट्रोफी था। लेकिन एपिस्ट्रोफी में क्या होता है, यहाँ पर किसी सेंटेंस में, फ्रेज में या क्लॉज में एक ही वर्ड कई बार आता है। जैसे अब्राहम लिंकन का डेमोक्रेसी पे एक स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कि जो स्वतंत्रता होता है वो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है। यहाँ पे जो पीपल शब्द है ये बार बार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, किसी भी सेंटेंस या क्लॉज या फ्रेज में उसके शुरू में अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, तो वो एक एनाफोरा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, इन मिड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर। तो ये विलियम ब्लेक का एक पोएम है लंदन। 1794 में विलियम ब्लेक का एक वर्क आया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके अंदर बहुत सारे पोएम्स का कलेक्शन है। उसी में एक पोएम है जिसका नाम है लंदन, उसका ही ये लाइन है, एक स्टेंजा लिया गया है। यहाँ पे आप वर्ड देखेंगे, इन एवरी क्राई, इन एवरी क्राई, इन एवरी क्राई, हर एक लाइन में रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप का जो रिपीटेशन होता है, जो किसी सेंटेंस, किसी क्लॉज, किसी फ्रेज के शुरू में लिखा हुआ रहता है, इसे ही एनाफोरा कहते हैं। और आज का लास्ट फिगर स्पीच हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एनाडीप्लोजिस। एनाडीप्लोजिस क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हो और पहला क्लॉज जिस वर्ड के साथ समाप्त होता है दूसरा क्लॉज उसी वर्ड के साथ शुरू होता है, तो इसे एनाडीप्लोजिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर डाउट इज आवर पैशन एंड आवर पैशन इज आवर टास्क। यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहला क्लॉज है वो आवर पैशन से कंप्लीट होता है और जो दूसरा क्लॉज है वो आवर पैशन से ही शुरू होता है। और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, योर विल लीड्स योर डिजायर लीड्स योर सक्सेस। तो यहाँ पे पहला क्लॉज योर डिजायर के साथ समाप्त होता है और दूसरा क्लॉज योर डिजायर से ही शुरू होता है। अब आई थिंक आपको फिगर स्पीच समझ में आ गया होगा। मैं ये बात काफ़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आज बताया आपको फिगर स्पीच, और आने वाले 2-3 लेक्चर में आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको हर हाल में समझकर याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि लिटरेचर में एक बहुत ही अच्छा डेप्थ नॉलेज आपका बने, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने, तो हर हाल में आपको ये सभी चीज़ें जो है वो करनी होगी। और अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।